So hello, good evening everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So बच्चा पार्टी क्लास 11th इकोनॉमिक्स का आज हम लोग पहला वीडियो लेकर आए हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, ये वन शॉट सीरीज है। एक ही वीडियो में हम सारे चैप्टर्स आपके पास लेकर आएंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन को बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कराया जा सके। ये वीडियो होने वाला है डेडिकेटेड आईएससी के स्टूडेंट्स के लिए, तो भाई आप लोग फोकस करें। एंड बिफोर आई बिगिन, मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चा पार्टी कि आप हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम टाइटन्स में एनरोल कर सकते हैं, जिसके साथ मैं और मेरी टीम आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज तीनों की तैयारी कराएगी। क्लासेस चलती हैं इसकी मंडे से फ्राइडे के बीच में 4 PM to 6 PM। ठीक है, इसके अंदर 3 बुक सेट्स भी हैं जो आपको घर पर डिलीवर कराई जाएगी। और अगर आपको लगता है कि आपको किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट में एनरोल करना है तो आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में भी कर सकते हो। अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज यहां पर अवेलेबल होता मिलेगा। साथ ही जितना भी मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ाने वाला हूं वो सभी चीज आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन से, चाहे आप एंड्रॉइड यूजर हो या iOS यूजर हो। अब आपको कंटेंट मिलेगा क्या, यहां पर आप क्लिक करेंगे, हमारा कंटेंट है फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर, आपको 11th का फोल्डर मिल जाएगा बच्चा पार्टी। ये पूरी पीपीटी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आफ्टर द क्लास में अपलोड कर दूंगा। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में तुम्हें पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या चीजें हैं जो हमारे सिलेबस के अंदर है। हमारा ये चैप्टर है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इसके अंदर एडम स्मिथ, एल्फ्रेड मार्शल, लियोनल रॉबिन्सन एंड सैमुअल्सन की आपको डेफिनेशन पढ़नी है। साथ ही साथ इनके फीचर्स पढ़ने हैं, क्रिटिसिज्म पढ़ने हैं। तो इतना तो आपको मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना है। साथ में माइक्रो और मैक्रो का मीनिंग और डिफरेंस भी पढ़ना है। तो काफी थियोरेटिकल होने वाला है ये चैप्टर। बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, छोटे से वीडियो में हम इसको सम अप कर देंगे बिकॉज द चैप्टर इज ऑल्सो वेरी वेरी स्मॉल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इकोनॉमिक्स की तरफ हम आते हैं और उसके पहले थोड़ा जान लेते हैं ना इकोनॉमिक्स है क्या। Economics is as a social science is concerned with economic questions. It seeks to explain systematically a large variety of questions pertaining to economic behavior of individuals in the society and economy. अभी economics का मतलब क्या है, आसान भाषा में मैं तुम्हें बताऊं कि यार ह्यूमन वांट्स जो होती है ना वो अनलिमिटेड होती है, और ह्यूमन वांट्स की जो अनलिमिटेड होती हैं उनको सेटिस्फाई करने के इतने रिसोर्सेज अवेलेबल है हमारे देश दुनिया के अंदर, वो हमेशा लिमिटेड होते हैं। इसकी वजह से एक प्रॉब्लम अराइज होती है जिसको बोलते हैं स्कार्सिटी, और स्कार्सिटी के चलते ही प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है कि लोगों को चूज करना पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्ट वो कंज्यूम करने वाले हैं, कौन सा प्रोडक्ट वो कंज्यूम करने वाले नहीं हैं। इसी चॉइस को हम लोग इकोनॉमिक बिहेवियर बोलते हैं, और इसी के बारे में आप पूरी क्लास 11th में पढ़ने वाले हो। तो आसान भाषा में मैंने बताने की कोशिश की। अब एक एक करके हम इकोनॉमिस्ट बताते हैं कि किसने कौन सी डेफिनेशन दी है। ये चार्ट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दी है वो एडम स्मिथ ने दी थी, ये आपको एमसीक्यू के फॉर्म में पता होना चाहिए। जो वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन दी है वो एल्फ्रेड मार्शल ने दी है। जो स्कार्सिटी रिलेटेड डेफिनेशन दी है वो लियोनल रॉबिन्स ने दी है। और ग्रोथ ओरिएंटेड जो डेफिनेशन है बेटा वो सैमुअल्सन ने दी है। ये 4 इकोनॉमिस्ट की डेफिनेशन पढ़नी है आपको, लेकिन हर इकोनॉमिस्ट ने किस को बेस बनाते हुए डेफिनेशन दिया है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं एडम स्मिथ की। इन्होंने वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया। एडम स्मिथ के हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या है, आओ जरा समझते हैं। एडम स्मिथ बोलते थे सीरीज विच इंक्वायर्स इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। देश के वेल्थ में कौन कौन से कॉजेज हैं, ठीक है ना, देश को अमीर बनाने के लिए कौन कौन से कॉजेज हैं, उनके बारे में पढ़ाई करना इकोनॉमिक्स है। ये वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन देने वाले थे एडम स्मिथ। अब इनके फीचर्स क्या हैं एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला क्या है, स्टडी ऑफ वेल्थ। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक्स इज टू एग्जामिन हाउ पीपल अर्न एंड स्पेंड इट। लोग कैसे पैसा कमा रहे हैं और लोग कैसे पैसा खर्चा करने जा रहे हैं, इसके बारे में पढ़ना स्टडी ऑफ वेल्थ कहलाता है। एडम स्मिथ ने बताया causes of wealth. Wealth can be increased by its production and accumulation. जितना ज्यादा आप कमाओगे और जितना ज्यादा आप सेव करोगे उतना ही ज्यादा आपकी वेल्थ अक्यूमुलेट होने लग जाएंगी। फिर क्या बोल रहा है बेटा, इकोनॉमिक मैन ट्राइज टू अचीव हिज सेल्फ इंटरेस्ट बाय इंक्रीजिंग हिज मटीरियल गेन्स थ्रू एक्विजिशन ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक मैन का मतलब क्या है, एक ऐसा इंसान
कब सेटिस्फाई होगा? जब वो अपनी मटेरियल नीड्स को फुलफिल करेगा। और मटेरियल नीड्स को कैसे फुलफिल करेगा? जब वो ज्यादा पैसे कमाएगा। जैसे मैं बोलूं कि मेरे को तो चाहिए मर्सिडीज ई क्लास, एक्चुअल में चाहिए भी, मन है मर्सिडीज ई क्लास होनी चाहिए हमारे पास। अब मर्सिडीज ई क्लास कैसे होगी? जब मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगा, अपनी मटेरियल नीड्स को सेटिस्फाई कर लूंगा। तो मैं क्या हूं? इकोनॉमिक मैन हूं। समझ पे आ रही है बेटा जी? अब इनके बड़े सारे क्रिटिसिज्म है, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने जो बोला, उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया इस डेफिनेशन को। कैसे कैसे क्रिटिसाइज किया है, आओ समझते हैं। टू मच एम्फेसिस ऑन मटीरियलिज्म, जरूरत से ज्यादा मटीरियलिस्टिक चीजों के ऊपर इन्होंने फोकस किया। क्लासिक इकोनॉमिस्ट हैव इग्नोर्ड द हाई वैल्यूज सच एज हैप्पीनेस, लव, अफेक्शन एटसेट्रा। भाई एडम स्मिथ के हिसाब से सिर्फ पैसा ही जिंदगी है, मटेरियलिस्टिक चीजों को पूरा करना ही इकोनॉमिक्स है। लेकिन और भी चीजें होती हैं जो जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे हैप्पीनेस, हेल्थ, लव, अफेक्शन, ये सब भी तो इंपॉर्टेंट है। इसको इन्होंने बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया। अगला क्या है? नैरो व्यू ऑफ वेल्थ। अकॉर्डिंग टू क्लासिक इकोनॉमिस्ट, वेल्थ इज मटीरियल और टैंजिबल गुड्स। दे हैव एक्सक्लूडेड नॉन मटीरियल थिंग्स लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन। वेल्थ में हमेशा मटेरियल चीजों को ही जोड़ा गया, नॉन मटेरियल चीजों को नहीं जोड़ा गया। भैया अगर एक इंसान बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, अगर एक इंसान बहुत ज्यादा हेल्दी है, तो वो भी तो वेल्दी है, वो भी, उसके पास भी तो वेल्थ है। लेकिन क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट थे, जो पुराने इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने इस बात को कंसिडर नहीं किया। अगली बात क्या है? सेकेंडरी प्लेस ऑफ मैन। द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक्स इज टू प्रमोट ह्यूमन एंड सोशल वेलफेयर एंड वेल्थ इज द ओनली मीन्स टू अचीव इट। अभी क्या कह रहा कि इंसान की जगह दूसरी है, पहली जगह पैसों की है, वेल्थ की है। कि अगर किसी का भी वेलफेयर होना है तो वेलफेयर पॉसिबल हो पाएगा जब इंसान वेल्दी होगा, जब उसके पास पैसे होंगे। इट इग्नोर्स द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी। प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी को कंसिडर नहीं किया एडम स्मिथ ने। वेल्थ डेफिनेशन इग्नोर्स द बेसिक कॉज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज स्कार्सिटी। कमी को इग्नोर किया है एडम स्मिथ ने। सब बच्चों को यहां तक बात समझ में आ गई? अब बढ़ते हैं हम लोग अगले इकोनॉमिस्ट की तरफ। और अगला इकोनॉमिस्ट कौन है? अगला इकोनॉमिस्ट हम बात करने जा रहे हैं एल्फ्रेड मार्शल की। और इन्होंने जो डेफिनेशन दी है इकोनॉमिक्स की, उसे हम लोग वेल्थ डेफिनेशन कहते हैं। इसका मतलब क्या है? पॉलिटिकल इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। लोगों के बारे में पढ़ना, लोगों की भलाई के बारे में सोचना। हमारे एल्फ्रेड मार्शल ने बोला ये इकोनॉमिक्स है। एडम स्मिथ ने बोला कि क्रिएशन ऑफ वेल्थ, स्पेंडिंग ऑफ वेल्थ, अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ इज इकोनॉमिक्स। लेकिन एल्फ्रेड मार्शल ने बोला स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज इकोनॉमिक्स। लोगों का वेलफेयर करना इकोनॉमिक्स होता है। चलो भाई अब बढ़ते हैं इसके फीचर्स के ऊपर। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चा पार्टी की, एल्फ्रेड मार्शल ने जो डेफिनेशन दी है वो वेलफेयर ओरिएंटेड है। तो यहां पर सबसे पहला जो फीचर में पॉइंट आता है वो है स्टडी ऑफ मैनकाइंड, लोगों के बारे में पढ़ना। इट इज द स्टडी ऑफ मैन विच ऑक्यूपाइज अ सेंट्रल प्लेस इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। तुमको पता है जब हम एडम स्मिथ की वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो वहां पे वेल्थ को सेंटर में रखा गया और यहां पर लोगों को सेंटर में रखा गया। Study of ordinary business of life. An individual has several assets of life like economic, social, religious and political. बहुत सारी aspects होते हैं, ठीक है ना? तो अगर मैं इसको यहां पर several aspects of life लिख लेता हूं, aspects of life, ठीक है ना? इंसान में पैसा तो होता ही है, बेसिक चीज, लेकिन ये सारी चीजें भी आपके सेटिस्फाई होनी चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू मार्शल, इकोनॉमिक्स इज जस्ट कंसर्न विद इनकम, अर्निंग्स एंड इनकम स्पेंडिंग्स एक्टिविटीज ऑफ मैनकाइंड। पर मार्शल ने क्या बोला कि भैया हमें लोगों की इनकम अर्निंग और इनकम स्पेंडिंग के बारे में ही बात करनी है। हमें सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल से कोई भी मतलब इकोनॉमिक्स के अंदर नहीं रखा जाएगा। स्टडी ऑफ मटीरियल वेलफेयर, टोटल वेलफेयर की बात नहीं की गई। According to Marshall, economics is not concerned with total human welfare, but it is concerned with material welfare only. इंसान कितना ज्यादा materially satisfied है, कितना ज्यादा पैसे उसके पास हैं, इसी के ऊपर फोकस किया गया है हमारी इस डेफिनेशन के अंदर।
on requisites of well-being. Material needs are very basic needs which must be fulfilled before one think of other need. तो सबसे ज्यादा मटेरियल वेलबींग के ऊपर यहां पर फोकस किया गया है. कोई और नीड को सेटिस्फाई करने से पहले इंसान को पैसों की नीड्स को सेटिस्फाई करना होता है. एक्सक्लूजन ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मार्शल भैया ने कवर नहीं किया. मार्शल हैज लिमिटेड द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स टू दोज फोर्सेस एंड एक्टिविटीज विच आर मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी. सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंसिडर किया गया विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. ऐसी कोई भी चीज जो मनी के टर्म्स में मेजर नहीं किया सकता उसको इग्नोर किया गया, जैसे पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल, कल्चरल एक्टिविटीज. इनकी कोई भी जगह मार्शल के वहां नहीं थी. अब इनके भी क्रिटिसिज्म पढ़ना पड़ेगा बिकॉज बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने इनको भी क्रिटिसाइज किया. सबसे पहला क्रिटिसिज्म, इकोनॉमिक्स रिगार्डेड एज सोशल साइंस ओनली. इन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स सिर्फ सोशल साइंस है. मार्शल हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर ट्रीटिंग इकोनॉमिक्स एज सोशल साइंस रादर देन ह्यूमन साइंस. ठीक है ना भाई, मतलब इन्होंने मटीरियल वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बोला, टोटल वेलफेयर ऑफ ह्यूमन नहीं कहा. ठीक है. इम्प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज. मार्शल इज क्रिटिसाइज्ड ऑन डिस्टिंक्शन ऑफ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. According to Robbins, welfare is composite and it is very difficult to separate material welfare from total welfare. अभी कहने का मतलब क्या है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज सब तो क्लासिफिकेशन कर दिया. जिंदगी जीने के लिए जितना इकोनॉमिक एक्टिविटीज जरूरी है उतना ही नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जरूरी है. लेकिन मार्शल ने टोटली नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इग्नोर करके रखा. ये नोट्स तुम्हारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जाकर डाउनलोड कर लो एप्लीकेशन से मेरे, ठीक है ना, फ्रीली अवेलेबल है सब बच्चों के लिए. मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट. मार्शल एक्सक्लूडेड नॉन मटीरियल थिंग्स. अगेन तुम्हारा एडम स्मिथ और मार्शल ने दोनों ने नॉन मटेरियल थिंग्स को इग्नोर किया. सर्विसेज ऑफ डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स, हाउएवर दीज सर्विसेज आल्सो सैटिस्फाई आवर अर्जेंट नीड्स एंड प्रमोट वेलफेयर. लेकिन इसको पूरी तरीके से इग्नोर किया गया है. ठीक है ना. Restricted scope of economics. Marshall limited the scope of economics. Economics studies several activities which hardly promote welfare. बहुत सारी ऐसी चीजें जो कहीं से भी वेलफेयर नहीं करती, लेकिन क्योंकि पैसों में उसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाती है इसलिए वो इसको इकोनॉमिक्स के अंदर रखा गया. जैसे सिगरेट्स, जैसे लिकर, ये कहीं से भी किसी भी लोगों का फायदा नहीं कर रही हैं, लेकिन क्योंकि ये पैसों के टर्म्स में वैल्यू की जा रहा है इसको काउंट किया जाता है. अगला, वेग कंसेप्ट ऑफ मटेरियल वेलफेयर. वेलफेयर इज अ सब्जेक्टिव थिंग. इट रिलेट्स टू द मेंटल मेकअप ऑफ अ पर्सन. इट डिफर्स अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस एंड इंडिविजुअल. देयरफॉर वेलफेयर कैन नॉट बी मेजर्ड इन ऑब्जेक्टिव टर्म्स. कहने का मतलब क्या, मैं हो सकता है किसी अलग चीज से खुश होता हूं, तुम हो सकता है किसी अलग चीज से खुश होते हो, तो दोनों लोगों के जो सेटिस्फैक्शन लेवल है उसको सेम नजरिए से देखा नहीं जा सकता है. तो कई इकोनॉमिस्ट ने मटेरियल वेलफेयर को कड़ा वेग कंसेप्ट भी बोला है. हम आगे बढ़ते हैं, स्कार्सिटी डेफिनेशन पढ़ते हैं और ये देने वाले थे लियोनेल मेसी नहीं, लियोनेल रॉबिन्स. अब इकोनॉमिक्स इज अ साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मींस. एंड्स का मतलब क्या होता है, ह्यूमन वांट्स. जो ह्यूमन वांट्स हैं वो क्या होता है, आर अनलिमिटेड. अनलिमिटेड. और होता क्या है, जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं. तो स्कार्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन देने वाले लियोनेल रॉबिन्स हैं. अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहला ही फीचर बताया कि अनलिमिटेड एंड्स होने वाला है. ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड. अल्टीमेटली कंज्यूमर्स हैव टू मेक अप अ चॉइस. अब जैसे कि तुम्हारे पास लेट्स से 1,000 रुपए हो सकते हैं. अब 1,000 रुपए में तुम अपने लिए कोई जीन्स खरीद सकते हो या अपने फ्रेंड के साथ मूवी देखने जा सकते हो. क्योंकि तुम्हारी इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड हैं, तो तुम्हें चॉइस लेना पड़ेगा. ठीक है ना. स्कार्स मींस, स्कार्स मींस का मतलब क्या है, स्कार्सिटी इज द कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम. ऐसा नहीं है कि अमेरिका में स्कार्सिटी नहीं है या रशिया में स्कार्सिटी नहीं है, सिर्फ इंडिया में ही है. दुनिया में हर जगह स्कार्सिटी है. स्कार्सिटी का मतलब कमी होना. जितनी इच्छाएं हैं उसको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज है वो हमेशा कम ही होंगे. ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ मींस, यहां पर मींस को रिसोर्स कहा जाता है. एक रिसोर्स के ऑल्टरनेटिव यूज होते हैं. रिसोर्सेज कैन बी पुट टू ऑल्टरनेटिव यूजेस. जैसे एक जमीन है, कैन बी यूज फॉर फार्मिंग और कैन बी यूज फॉर मेकिंग बिल्डिंग. जमीन में आप बिल्डिंग बना सकते हो, फार्मिंग यूज कर सकते हो. चॉइस तुम्हारे पास. अगला पॉइंट जब मैं आपको लेकर आता हूं, अगला है चॉइस. चॉइस का मतलब क्या है, पीपल हैव टू मेक अ चॉइस इन एलोकेटिंग रिसोर्सेज
फॉर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट कमोडिटीज ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस। तुम्हारे लिए क्या जरूरी है, तुम वो डिसीजन लोगे, इसी को हम लोग बोलते हैं डिसीजन ऑफ मेकिंग चॉइस। कल एग्जामिनेशन है, तुम्हारे लिए स्टेशनरी खरीदना जरूरी है या तुम्हारे लिए मूवी देखना जरूरी है, तुमने एक चॉइस ली, तो इंसान के लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो आप यूज करते हो, मतलब वहां पर अपने रिसोर्सेज को लगाते हो। इकोनॉमिक्स एज अ साइंस, अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस होती है। He provides systematic knowledge with regard to human efforts in solving economic problems। यहां पर systematic learning लगती है, इसलिए रॉबिन्स ने बोला कि इकोनॉमिक्स को साइंस कहा गया है। अब बात करते हैं इनके मेरिट्स। सिलेबस में नहीं है, आप इनको हटा सकते हैं भैया, मेरिट्स इज नॉट देयर इन द सिलेबस। क्रिटिसिज्म पर आते हैं, इनको भी क्रिटिसाइज किया गया। कैसे? नैरो व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स बोला गया, मतलब बहुत ही छोटा व्यू बताया गया। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स इज या तो पॉजिटिव एंड न्यूट्रल। ही इज क्रिटिसाइज ऑन द फैक्ट इकोनॉमिक्स इज बोथ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। अब पॉजिटिव और नॉर्मेटिव क्या होता है अभी आगे चल के बताएंगे, ठीक है ना। कि इसने बोला या तो इकोनॉमिक्स पॉजिटिव होगी या न्यूट्रल होगी, लेकिन इकोनॉमिक्स पॉजिटिव भी हो सकती है और नॉर्मेटिव भी हो सकती है। मैं यही बता देता हूं, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज जिसको फैक्ट चेक किया जा सके। जैसे एक मैच में सचिन तेंदुलकर ने 500 रन मारे, इसको हम फैक्ट चेक कर सकते हैं भैया कि भैया मारे या नहीं मारे, तो इसे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोलेंगे। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जब जहां किसी को सजेशन दिया जाए, यू शुड वियर दिस, यू शुड डू सीए कोर्स, यू शुड स्टडी फ्रॉम दिस टीचर, यू वुड बी डूइंग दिस। तो जब सजेशंस आ जाएंगे तो उस सजेशंस वाली इकोनॉमिक्स को या स्टेटमेंट को हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की कैटेगरी के अंदर रखेंगे, ठीक है ना। रिस्ट्रिक्टेड सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब रॉबिन्स फोकस्ड इन रिसोर्स एलोकेशन एंड इग्नोर इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। इस स्टेबिलिटी लिखा नहीं है, इंस्टेबिलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट एटसेट्रा। अब यहां पर इन इकोनॉमी के अंदर जो इंस्टेबिलिटी होती है, रिसेशन आता है, डिफ्लेशन आता है, इन्फ्लेशन आता है, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम को इन्होंने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया, तो इस बारे पे भी इनको क्रिटिसाइज किया था। स्टैटिक डेफिनेशन, रॉबिन्स definition does not take into account that possibility of increase in resources over time। भाई स्टैटिक मतलब इन्होंने ये कंसिडर नहीं किया कि हो सकता है रिसोर्सेज फ्यूचर में बढ़ भी तो सकते हैं, पर रॉबिन्स ने बोला नहीं भैया, रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, वो कभी भी बढ़ नहीं सकते। इकोनॉमिक्स एज अ साइंस, इकोनॉमिक्स इज बोथ आर्ट एंड साइंस। रॉबिन्स कंसिडर्ड इट एज ओनली साइंस। तो इकोनॉमिक्स आर्ट है बिकॉज क्रिएटिविटी भी लगेगी, परफेक्शन भी लगेगा, आपकी पर्सनल नॉलेज भी लगेगी, लेकिन रॉबिन्स ने सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स को साइंस के दर्जे में ही रखा। Economic problem may not always arise from scarcity. Economic problems may not always arise from scarcity. Sometimes economic problems also arises from abundance या overproduction. हमेशा कमी ही प्रॉब्लम नहीं होती है, कई बार जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस कर देना भी प्रॉब्लम होता है। जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस किया जाएगा तो मार्केट में सेल नहीं होगा, मार्केट में सेल नहीं होगा तो लोग और प्रोड्यूस नहीं करेंगे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। चलो बच्चा पार्टी, अब बढ़ते हैं हम लोग लास्ट डेफिनेशन की तरफ, जिसको बोलते हैं ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, और ये देने वाले इकोनॉमिस्ट का नाम था सैमुअलसन। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूज with or without money to employ scarce resources to produce commodities over time and distribute them for कंजम्पशन। कैसे कैसे स्कार्स रिसोर्सेस को लोग इस्तेमाल करेंगे ताकि खुद को सेटिस्फाई करें और ग्रो भी करें, उसको हम लोग ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन की कैटेगरी के अंदर रखेंगे, जिसके फीचर्स पहले क्या है, एम्फेसिस ऑन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। सैमुअलसन आल्सो एम्फसाइज on the problem of choice arising out of scarce resources and unlimited bonds। अब क्योंकि पता तो है कि भैया रिसोर्सेज स्कार्स हैं और अनलिमिटेड बॉन्ड्स हैं, तो आपको प्रॉब्लम ऑफ चॉइस करना पड़ेगा। तो हमारे जो सैमुअलसन ने इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने इस वाले पॉइंट पर वैल्यू दिया, ये वाले पॉइंट को भी कंसिडर किया। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, सैमुअलसन हैज टेकन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अकॉर्डिंग टू हिम बॉन्ड्स ग्रो एंड मल्टीप्लाई ओवर टाइम। इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे एक इंसान की कोई भी डिजायर को आप सेटिस्फाई करोगे, थोड़े ही टाइम बाद कोई दूसरी डिजायर पैदा हो जाएगी। तो एट अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लोगों की डिजायर विद टाइम चेंज होती रहती है और ओवर मल्टीप्लाई होती रहती है। Dynamic approach, Samuelson has adopted dynamic approach to study economics by taking economic growth as integral part of the economics।
मतलब इन्होंने बोला कि कुछ भी हो जाए, इकोनॉमी की ग्रोथ ही एंड रिजल्ट होना चाहिए। तो इनका डायनामिक अप्रोच बोला गया। फिर यूनिवर्सल प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज यूनिवर्सल प्रॉब्लम, बीट बार्टर और मनी यूजिंग इकोनॉमी। भैया प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो है वो हर जगह है, यूनिवर्सल है, ऐसा नहीं कि कहीं पर नहीं होगा, चाहे बार्टर इकोनॉमी हो चाहे मनी इकोनॉमी हो। कॉम्प्रिहेंसिव, दिस डेफिनेशन इज फ्यूचर एज वेल एज गोल ओरिएंटेड। तो सबसे अच्छी डेफिनेशन ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन को ही माना गया है। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, ब्रॉडन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इंक्लूडिंग कंजम्पशन, प्रोडक्शन एटसेट्रा। मतलब सारे के सारे एस्पेक्ट को कवर किया, बीट कंजम्पशन, बीट प्रोडक्शन, ठीक है ना। अब इसकी कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स का। तो मतलब बेसिकली इकोनॉमिक्स को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक तो होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? स्टडीज द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स एंड इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल। जब किसी एक इंसान के बारे में बात करेंगे, एक यूनिट के बारे में बात करेंगे, तो उस कंसेप्ट को हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे। और जब हम सबके बारे में डिटेल में बात करें, एग्रीगेट में बात करें, तो उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे। इट डील्स विद फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ होल। मतलब एग्रीगेट के बारे में जब बात करेंगे तो उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाएगा। अब इसका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा भी जा सकता है। चलो माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस देख लेते हैं। पहला, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है? इट स्टडीज इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। एक लोगों के बारे में, जैसे टाटा के बारे में पढ़ना, वो क्या है? माइक्रो। सारी कंपनीज के बारे में पढ़ना, मैक्रो। मैक्रो में क्या हो जाएगा? स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ होल। पूरी इकोनॉमी के बारे में एक साथ पढ़ना मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। फोकस ऑफ स्टडी, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो फोकस होता है, डील्स विद डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटीज इन अ इंडिविजुअल मार्केट। प्राइस और क्वांटिटी इंडिविजुअल मार्केट में डिराइव करते हैं माइक्रो के अंदर। और मैक्रो के अंदर क्या होता है? डील्स विद इकोनॉमिक एग्रीगेट्स लाइक नेशनल इनकम। यहां पर हम बात करते हैं नेशनल इनकम के बारे में, तो मतलब टोटल के बारे में बात हम करते हैं मैक्रो के अंदर। फिर बेसिक पैरामीटर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइस इज द सब्जेक्ट मैटर और मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम इज द बेसिक पैरामीटर। तो वहां पर माइक्रो में प्राइस के बारे में पढ़ेंगे, मैक्रो में नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है। माइक्रो बॉटम अप व्यू होता है, मतलब छोटे से बड़े की तरफ देखना। मैक्रो बड़े से छोटे की तरफ देखना, मतलब टॉप डाउन व्यू होता है। अगला बच्चा क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है? स्टडी ऑफ पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। पार्शियल इक्विलिब्रियम के बारे में हम पढ़ते हैं आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में टेक्निक्स ऑफ कासी, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। कासी से मतलब नहीं है, जनरल इक्विलिब्रियम के बारे में हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, विच इज इन डिटेल हम आपको कवर कराएंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? एक्सप्लेन्स हाउ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टेक्स प्लेस। कैसे कैसे आप रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने वाले हो, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। मैक्रो अज्यूम्स एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट, प्राइस एटसेट्रा। ठीक है ना। तो वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना है, प्राइस के बारे में पढ़ना है, मतलब सारी चीजों के बारे में एक साथ पढ़ना आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है। एंड देन इंटरडिपेंडेंस इज नॉट देयर इन द सिलेबस, तुम आगे बढ़ सकते हो। और that is it from the entire chapter. In case if you want to enroll and study with us in a structured manner, रोज तुम्हें 4 से 6 अगर हमारे साथ पढ़ना है तो टाइटन्स इज द कोर्स फॉर यू। जाकर आप फटाफट से एनरोल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाने वाला है। या कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर सकते हैं। और ये जाकर पीपीटी तुरंत के तुरंत डाउनलोड कर लो हमारे फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से। विश यू लक। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।